This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. ये जो आपके बैजेस लगे हुए हैं आपके इसके ऊपर, ये इसकी तरह थोड़ा बताइएगा कि क्या क्या चीज़ है। जो जंग के दौरान जिनके टांगे बाजू कट जाते हैं उनको फ़न के तौर पे हमने सिखाया था। तो फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी होती है कि आपके पास कोई जोर होगा तो फिर उसको आप चला सकें। दिमाग से आप जो बंदा खेलता है वो आगे तक जाता है, जो ताकत से खेलता है वो गिरता है। ये कैसी एक्यूरेसी होती है कि उनको अंदाज़ा नहीं, यानी आंखें बंद हैं लेकिन ये कि वो निशाना ठीक लगाते हैं। जो ब्लाइंड आर्चरी में हमारे पास जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे खेल के आए हैं। ये आर्चरी का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है? इंशाल्लाह ओलंपिक तक जाएंगे। मैंने खुद तो वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से कोचिंग कोर्स करके आया हूँ अपने बिहाफ पे। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट तो नहीं किया। तो पाकिस्तान में इस खेल को बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास? आर्चरी के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दीन इस्लाम के अंदर फ़न ज़रब व हरब जो है, यानी जंग करने के जो आलात हैं और जो अपने दिफा के लिए जो सलाहियत है उसके इजाफ़े के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके अंदर महारत के लिए बहुत तरकीब दी गई है। और उसके अंदर जो सबसे अहम हिस्सा है वो निशानाबाजी का और तीरंदाज़ी का रहा है। हमारी तारीख़ के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके तो आज तक जो है वो निशानाबाजी जो है वो एक बड़ा एक अहम हिस्सा रहा है। और उस वक़्त जो है शुरू के जो कह लीजिए का द्वार थे उसके अंदर ये जो निशानाबाजी थी ये तीरंदाज़ी के ज़रिए और नेज़ाबाजी के ज़रिए जो है वो ये इसके अंदर महारत हासिल की जाती थी। तो आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ये तीरंदाज़ी का फ़न और ये खेल और ये हुनर जो है वो आज भी मौजूद है। और इसको आर्चरी का नाम दिया जाता है। एक तीर कमान के साथ एक कमान होती है, उसके अंदर तीर डाल के तो उसके जो है वो निशानाबाजी की जाती है और एक ख़ास सर्कल के अंदर वो निशाना लगाया जाता है। आज हमारे स्टूडियो में एक बड़ी ही अहम शख्सियत इसी आर्चरी के हवाले से मौजूद हैं। आप आर्मी की जो आर्चरी टीम है उसके बिल्कुल आपके लिए बानियों में से हैं। आगाज़ इन्होंने किया, आर्चरी टीम जो है वो हमारे पाकिस्तान आर्मी की बनाई और 2016 तक आप जो पाकिस्तान की नेशनल टीम थी आर्चरी की उसके कोच भी रहे। और चूँकि उसके बाद अभी तक कोई और नए कोच नहीं आए हैं तो ये आखिरी कोच थे हमारी पाकिस्तान की जो नेशनल आर्चरी टीम थी। हमारे साथ मौजूद हैं आज जलालुद्दीन साहब, उससे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जलालुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको आर्चरी का शौक़ जो है वो कैसे हुआ और आपने इसका आगाज़ कैसे किया? बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला हूँ और बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे खेलों का इतना रुझान नहीं था। जब मैं आर्मी में आया, आर्मी में आके आर्चरी का एक गेम देख लिया वहाँ पे तो मुझे शौक़ पड़ा आर्चरी का। बेसिकली मैं बचपन से मुझे शौक़ था कि आर्चरी करना है। आर्चरी बचपन में जब वो तीर कमान बनाते थे, लकड़ के बनाया, रबड़ बना के उसके दरमियान से वो सुराख बना के वो तीर चलाते थे हम। अच्छा। तो बचपन से मुझे थोड़ा सा आइडिया था, बस शौक़ था। तो आर्मी में जब ज्वाइन किया तो आर्मी के अंदर तो बहुत से गेम्स होते हैं तो उसमें आर्चरी भी था। तो बेसिकली मैं आर्चरी वहाँ से स्टार्ट किया और मुझे शौक़ बहुत पैदा हो गया लोगों को देख के। वहाँ के आर्मी में जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको देख के मुझे शौक़ पैदा हो गया। तो वो जो शौक़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो एक प्रोफेशनल करियर में बदल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं एज ए प्लेइंग साइड पे खेलता था, उसके बाद फिर कोचिंग साइड पे आ गए। तो कोचिंग साइड पे आने के बाद इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स किया मैंने वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से। उसके अलावा फिर मुझे इमदादी कोई सिस्टम नहीं, आर्मी की तरफ से मैं सिर्फ गेम खेलता था और कोचिंग करता था। जब रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स अपने बलबूते पे, अपने पैसों पे मैंने कर लिया था। ये बताइए, आपने बताया था कि आपकी जो है ना वो आर्मी की जो आर्चरी टीम है वो आपने बनाई थी। जी, पहले आर्चरी पीटी स्कूल में, आर्मी स्कूल ऑफ PMA काकुल में, जो हमारे
कैडेट्स वहाँ पे जब ट्रेनिंग करते हैं पीएमए काकुल में, आर्मी स्कूल का एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्कूल भी है अलग, तो उसमें आर्चरी क्लब चलता था और फेंसिंग एंड आर्चरी क्लब। तो आर्चरी क्लब में वहाँ पे उस्ताद करते थे, उनको देख लिया, वहाँ से फिर मैंने मुझे शौक़ पड़ा कि आर्चरी करने का। वहाँ से फिर मैं एक अकेला था, तो वहाँ से हमें स्पोर्ट डायरेक्टरेट में लेके आ गए। तो मेरे साथ कोई टीम नहीं था। किस में लेके आ गए? स्पोर्ट डायरेक्टरेट। अच्छा। जो हमारे स्पोर्ट्स के जो एक अलग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो GHQ में स्पोर्ट डायरेक्टरेट है। तो वहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता है, हर चीज़ वहाँ पे होता है, हर स्पोर्ट्स का गेम वहाँ पे होता है। तो आर्चरी भी वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मैं अकेला था, मुझे पहले टास्क दे दिया कि आपने वॉर वांटेड वाले जो लड़के हैं, जो जंग के दौरान जिनके टांगे बाजू कट जाते हैं, उनको फ़न के तौर पे हमने सिखाया था आर्चरी। वहाँ से स्टार्ट की थी, बेसिकली वहाँ से टीम स्टार्ट हो गई। तो जब वहाँ पे स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि यार आर्चरी फिट वाले लड़के की भी हम उनको सिखाएं, प्रॉपर एक टीम बनाएं। तो मेरा सीनियर था कर्नल जुनैद साहब, उन्होंने मुझे बता दिया, गाइड किया। तो मैंने भी मुझे भी शौक़ हुआ, क्योंकि जबकि मैं अकेला था, पूरी टीम चाहिए थी। तो मैंने फिर पूरे कोर्स में और लड़के इकट्ठे किए, 120 लड़के मैंने आर्चरी के लिए इकट्ठे किए, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाया और प्रॉपर उनको आर्चरी के बारे में सिखाया। उसके बाद हमने 24 लड़के हमने रखा था टीम के अंदर। बेसिकली जो खेलते हैं 4 लड़के हैं, 4 लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। हमने 24 लड़के रखे थे कि जो बच्चा अच्छा खेलेगा वो इंटरनेशनल खेलेगा, नेशनल खेलेगा, उनमें से लड़के निकलते थे। और वहाँ से स्टार्ट की थी हमने, और आर्मी के अंदर वहाँ पे हमने बेस बनाया था आर्चरी का। माशाल्लाह। यानी 120 से 24 और 24 से फिर 4 निकालने, उसमें से जो जाहिर बात है कि इंटरनेशनल और नेशनल गेम खेलते हैं। अच्छा, उसमें भी आप भी शामिल रहे जब वो आपने वो टीम बनाई, जाहिर बात उसके अंदर आप अगर कोच थे कि, या उसमें आप साथ में एज ए प्लेयर भी खेलता था। और फिर मुझे बताया गया कि क्योंकि सीनियर के ऑर्डर मानने पड़ते हैं वहाँ पे, कि बेटा आपने टीम बनाना है, आपने खेलना नहीं है। मैंने सर की बात डिनाई नहीं की, मैंने कहा ओके सर, मैं टीम तैयार कर लूँगा। तो टीम प्रॉपर तैयार कर ली, और आज मेरे जो लड़के हैं वो चैम्पियन हैं, वो इंटरनेशनल भी खेलते हैं, नेशनल के भी चैम्पियन हैं। यानी जो आपने टीम बनाई थी माशाल्लाह, वो आप इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी माशाल्लाह जीत रही है। अच्छा, ये जो यानी आर्चरी का रुझान है, जाहिर बात हमारे दीन में इसकी बड़ी अहमियत है। मैंने भी अभी आगाज़ में अपने इंटरव्यू में जिक्र किया। आपको लगता है कि ये जो है वो आपके ईमान को बूस्ट करने के लिए और आपके जो है वो दीन के साथ आपको जोड़ती भी है इस हवाले से? जी, आर्चरी बेसिकली सुन्नत है, सुन्नत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नबियों से चलता आया अभी तक। पहले जंग में इस्तेमाल की जाती थी आर्चरी, तीरंदाज होते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चलता आ गया, फिर ये खेलों की तरफ आ गया। तीरंदाजी सुन्नत समझ के हमें खेलना चाहिए, और इंसान फ्रेश हो जाता है और इंसान की अंदर ताकत आ जाता है। जब आप किसी टारगेट के सामने खड़े होते हैं, खड़े होकर आप तीर मारते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपकी फोकसिंग बढ़ जाती है। आप कोई भी काम करते हैं, आपका काम आसानी से हल हो जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जब उसका फोकस बढ़ जाता है और आपकी जो इसके लिए कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी होती है कि आपके पास कोई जोर होगा तो फिर उसको आप चला सकेंगे? फिजिकल लाजमी है, फिजिकल हमें स्ट्रेंथ वो बड़ी हार्ड होती है। वो उसमें मुख्तलिफ पौंडेज होते हैं। 24 पौंडेज का भी होता है, 40 का भी होता है, 44 पौंडेज का भी होता है। आपके बॉडी के, आपके पावर के हिसाब से आप कितना खींच रहे हैं उस हिसाब। अगर आप 44 हम खींचते हैं, तकरीबन 42-44 तक हम बो को यूज़ करते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है और या हमारे पाकिस्तान में जो बच्चे खेलते हैं 36 से भी 36-40 भी खेलते हैं, 40 से 42 भी खेलते हैं। अच्छा, ये उसका कमान का वजन होता है या उसकी वो जो खींचने का पावर होता है? उसकी कमान की स्ट्रिंग की पावर, लिम्स के पावर होते हैं।
प्रॉपर पावर होता है। आप जब आप खींचते हैं तो कम से कम आप 20 केजी आप वज़न खींच रहे हैं। अगर 40 आप खींच रहे हैं तो उसकी डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो आप कम से कम 20 केजी आप खींचे। उसी पावर से आपके एरो 70 मीटर पे जाता है। हमारी पहले तो मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन जो होते हैं हमारे वो 70 मीटर के होते हैं और इंटरनेशनल भी 70 मीटर के होते हैं। हमारे 70 मीटर दूर आपका जाना चाहिए, जो आपका एरो जाना चाहिए। जी जी, 70 मीटर एरो आपका थ्रो होना चाहिए, वहाँ टारगेट पे लगना चाहिए, आपकी इतनी फोकसिंग होना चाहिए। तो 30 मीटर पे भी हम कंपटीशन करवाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी स्टार्ट है और कम टाइम हुआ है, तो हम इसी वजह से 70 मीटर पे और 30 मीटर पे, ज़्यादातर 30 मीटर पे न्यू बच्चे जो नए बच्चे हैं वो खेलते हैं। आप 70 मीटर पे हम इंटरनेशनल 70 मीटर का होता है, 70 मीटर पे खेलना पड़ता है। यानी जो स्टैंडर्ड है यानी इंटरनेशनल और नेशनल वो 70 मीटर का 70 मीटर। तो उसके लिए जो है वो आमतौर पर 42 की जो है ना पाउंडेज की बो होना चाहिए आपके पास। और इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे पास टेक्निकल बहुत से बाहर से चीज़ें मिलते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आपको मिलते भी नहीं हैं। हम जो चीज़ें लेते हैं वो बाहर से आते हैं, आपके बोझ की हर चीज़ आप बाहर से लेते हैं। अच्छा, यानी ये किस मुल्क से आते हैं? चाइना से ज़्यादा आते हैं? चाइना, कोरिया, USA, इंग्लैंड से आते हैं। जो कोरिया आजकल तो कोरिया इस टाइम टॉप पे जा रहा है, क्योंकि उनके आर्चर्स जो वो वर्ल्ड में चैम्पियन है। तो विन एंड विन उन कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां हैं, विन एंड विन कंपनी, हाइट कंपनी है और SF कंपनी है, मुख्तलिफ कंपनियां हैं। और चाइना का एक्सटेंड कंपनी है। जो हमारे पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कम प्राइस में, तो वो चाइना का वो यूज़ करते हैं। तो इतनी ख़ास मटेरियल नहीं होता है, लाइट होता है और कम टाइम तक चलता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं। अच्छा, उसकी कोई एक्यूरेसी में भी फ़र्क होता है कि ये एक्यूरेसी? जी, उसके लिम्स के अंदर भी और राइज़र के अंदर भी बहुत सी चीज़ें फ़र्क होते हैं। अगर आप लेटेस्ट वाली बोज यूज़ करना चाहते हैं, वो कोरिया के होते हैं, विन एंड विन, बहुत ही टॉप क्लास के होते हैं। आपके एरो जब आप शूट करते हैं इतनी स्मूथली एरो टारगेट के ऊपर पहुंच जाता है। अगर आप चाइना के जो बोज हम यूज़ करते हैं वो तो आपकी कंपटीशन खिला देता है, वो ग्रुपिंग, वो पॉइंट प्रॉपर नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए। अच्छा, ये बताइए, ये इसकी कॉस्ट कितनी होती है अंदाज़न? ये कितने का मिल जाता है? अभी बेसिक जो चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं वो 30,000 से लेके 1.5 लाख तक बोझ आते हैं, जो वो चाइना के बोझ होते हैं, जो लाइट बोझ होते हैं। 30,000 से लेके 1.5 लाख तक। उसमें एक्सटन, अभी एक नया एक बो आया है एक्सटन, वो भी चाइना का है, वो 2.5 लाख 3 लाख तक पहुंच जाता है। चीज़ें बहुत महंगी है, आपके एरोज़ महंगे हैं। एरोज़ जो हैं वो 10,000 के भी हैं, 50,000 के भी हैं, लाख रुपए के भी हैं। डजन, सिर्फ डजन आपके एरोज़, वो जो सिर्फ शॉफ्ट मिलते हैं आपके, उसके ऊपर फ्लेचेस भी लगाना है, पॉइंट भी लगाना है, नॉक भी लगाना है, वो अलग मिलता है। सिर्फ जो शॉफ्ट होता है वो लाख रुपए का मिलता है। चीज़ें बहुत महंगी हैं। एक शाफ्ट जो है, जी, एक शाफ्ट जो है ना वो 10,000 का समझ ले कि अगर लाख रुपए का आपने एरोज़ लेना है, मुख्तलिफ कंपनी के नाम्स हैं उनके, पेंडोरस है, ठीक है, उसके बाद इस तरह की 2-3 कंपनियां हैं। कुछ लाइट एरोज़ हैं, जो पेंडोरस एलीट होता है, जो चाइना के अभी आया है, कम प्राइस में हमें मिलता है। नहीं तो एक्सटेन कंपनी है, एक्सटेन एरो है, एक्सटेन वो बहुत महंगा है, क्योंकि वो USA की कंपनी के होते हैं। वो तकरीबन 2,20,000 2,30,000 तक पाकिस्तान में पड़ जाता है। डजन एरो एक होता है, यानी डजन का 12 एरो, 12 जो है तकरीबन वो 12 एरो आपको मसलन लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के सिर्फ 12 एरो मिले। तो ये 12 एरो जो है वो कितनी देर चल जाते हैं आपके, अगर आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं तो? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप साल चला सकते हैं, 2 साल चला
सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर, वो एक आर्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह यूज़ कर रहा है। अच्छा, हम चाहते थे, हम ज़रा पीछे से हैं। जी जी। अगर कोई आज बच्चा चाहता है कि मैं आर्चर बनूं और मैं आर्चरी में आऊं, तो इसमें कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, थोड़ा सा ये भी बताइए, और आगाज़ कहाँ से करेंगे? बेसिकली आर्चरी सीखने के लिए माइंड की ज़रूरत है। कोई भी गेम, स्पोर्ट्स, हाई स्पोर्ट, ये स्पोर्ट्स का गेम है। और अगर सीखना चाहता है, बेसिक चीज़ से हमने सिखाते हैं। प्रॉपर एक इनिशियल स्टेज से होता है, ग्रास रूट से होता है, जो कोई बंदा अगर नहीं सीखा हुआ है उसको सीखने के लिए कम से कम 6 महीने 7 महीने लगते हैं। बेसिक, सिर्फ बेसिक सीखने के लिए, एडवांस नहीं कह रहा हूँ, बेसिक सीखने के लिए कम से कम 6 महीने 7 महीने लगते हैं। ठीक है। और इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर? उसका पोस्चर है, उसका जो है वो फोकस है? उसमें आपके फिज़िकल ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर फिज़िकल फिट होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर फिज़िकल ट्रेनिंग होता है। उसके बाद फिर रबड़ से हम ट्रेनिंग करते हैं। बेसिक जो सीखता है, जो न्यू बच्चा आता है, वो रबड़ से जब सीखता है, ड्रॉ किस तरह करना है, होल्ड किस तरह करना है, देन रिलीज़ किस तरह करना है। ठीक है। जब रबड़ से सीखता है, थेराबैंड कहते हैं हम उसको, थेराबैंड से हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो थेराबैंड के बाद फिर बिगिनर बोज आते हैं, वुडन बो के ऊपर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा होना, बो को किस तरह ड्रॉ करना है, होल्ड किस तरह करना है, रिलीज़ किस तरह करना है, और एम किस तरह करना है। ठीक है। इसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने लगते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते आता है। अच्छा, आपने कहा कि ये यानी फिजिकल फिटनेस का खेल है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं, या इसमें कितनी यानी फिटनेस जरूरत होती है, और किस लेवल की फिटनेस चाहिए होती है, किस किस्म की चाहिए होती है? फिज़िकल फिटनेस, ये देखें, फ़िज़िकल फिटनेस की बात नहीं है कि आप अगर एक बंदा माजूर भी है, डिसेबल भी है, जो कहता है कि मेरा बाजू से मैं काम नहीं कर सकता हूँ, वो भी आजकल आर्चरी करता है। वो मैंने तो देखा था, वो अपने पाँव के साथ जो है ना, पाँव के साथ भी बैरबो। आज इंडिया की जो एक लड़की है, जो वो वर्ल्ड चैम्पियन है, जो पाँव से खींचती है, होल्ड करती है एंड रिलीज़ करती है, और कोई महीना पहले वो वर्ल्ड चैम्पियन है। इसमें 2 गेम्स हैं, रिकर्व, कंपाउंड। रिकर्व जो हम खेलते हैं आर्चरी है, सिंपल आर्चरी जो होता है, वो कमान, बड़ा सा कमान होता है, वो रिकर्व हो गया। कंपाउंड होता है, वो डबल पुली की होती है। वो जब आप ड्रॉ करते हैं, लॉक करते हैं, जब आप ड्रॉ करके लॉक हो जाता है, वो खुद ब खुद लॉक हो जाता है, और हाथ में टाइगर होता है, आराम से आप रिलीज़ करते हैं। रिकर्व में ये होता है कि जब आप बो को ड्रॉ करते हैं, चिन के नीचे ला के होल्ड करते हैं, और वो आपकी बाजू के पावर से रुकता है, फिर रिलीज़ करते हैं, फिर एरो 70 मीटर पे। कंपाउंड जो है वो 50 मीटर तक, उसके टारगेट छोटा होता है, 50 मीटर उसके अंदर थोड़ी सी वो आप कहते हैं कि वो टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। जी जी जी। पुली है, वो एकदम होल्ड हो गई है, यस, उसको आपने वो इसलिए आसान हुई ना, बिदारी इसलिए आसान हुई। और ये है कि ये आपने अपने बाजू के पावर से। और आपने कहा कि फिज़िकल फिट सिर्फ ये है कि आपकी माइंड सेट होना चाहिए, आपके दिमाग, टेक्निकल गेम है ये, आपकी ताकत की ज़रूरत नहीं है। आप ताकत यूज़ करेंगे, ताकत किसी भी गेम में आप ताकत से नहीं, आप दिमाग से खेलते हैं। दिमाग से आप, जो बंदा खेलता है वो आगे तक जाता है, जो ताकत से खेलता है वो गिरता है। ताकत आपने यूज़ नहीं करना है, आपने टेक्निक से। लेकिन वो इतनी तो जरूरत होगी ना कि आपने वो जो 20 पाउंड का वजन जो है खींचना है। फिजिकल तो आप फिट होना चाहिए, फिजिकल आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मुख्तलिफ एक्सरसाइज है, अपर बॉडी के एक्सरसाइज बहुत से हैं, आप जिम के अलावा भी आप कर सकते हैं, आप ग्राउंड के अंदर कर सकते हैं। फिजिकल फिट, जब फिजिकल फिट होंगे तो कोई काम कर सकते हैं आप। आपके बाजू में पावर होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, आपको कमान किस तरह खींचते हैं, आपने दिमाग के अंदर पावर होना चाहिए। या सब आमतौर पर जो खेलें होती हैं, ज़ाहिर बात है उसके बहुत सारे उसके आप कह लें बेनिफिट्स होते हैं। ऑफ कोर्स जो फिज़िकल फिटनेस भी होता है और आपका माइंड फिटनेस भी होता है,
आर्चरी जो है वो आपको डिसिप्लिन या और कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाती है जो आप समझते हैं कि ये आर्चरी के बगैर नहीं आ सकती और आर्चरी सिखाती है ये वाली चीज़ें? आर्चरी फर्स्ट ऑफ तो डिसिप्लिन सिखा देती है, आपको खामोशी सिखाती, आप शोर नहीं कर सकते हैं, आपको अदब सिखाता है, आप लोगों के साथ बात करना सिखाता है। जब आप आर्चर होता है, जब वो तीर कमान खींचते हैं, उसके अंदर एक अजीब सा फीलिंग आ जाता है, एक पावर आ जाता है, क्योंकि ये सुन्नत है। सुन्नत की वजह से जो आर्चरी खेलता है उसके अंदर एक खुद ब खुद पावर आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको इवन सब्र भी, हाँ सब्र आपको होल्ड करना है, होल्ड करना है, आप एक खास वक्त में छोड़ना है, उससे पहले सोच सिखाता है, आगे जाने का सोच सिखाता है कि मैंने सोच के चलना है, मैंने सोच के बात करना है। ये बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा ये बताइए कि ये आर्चरी का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है? आप क्या समझते हैं कि आर्चरी कहाँ खड़ा है? आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ओलंपिक तक जाएंगे, एशियन गेम्स तक तो हम खेलते हैं, और इंशाल्लाह जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात मेहनत पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि हमें एक चीज़ मैं आपको शेयर करूं कि ग्राउंड्स, आर्चरी के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि तीर जब निकलता है तो नुकसान भी हो सकता है। अभी हमारे पास कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, उसका प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो तीर इतनी स्पीड में जाता है, जिस तरह गोली है कि लोग पहले इस्तेमाल करते थे, जंगों में इस्तेमाल होता था, तो बात गोली है। आपने देखा है कि जंग में इस्तेमाल करते थे, वो तीर आता था, बंदे को उसके पार हो जाता था। इसी तरह इसमें भी वही है कि अगर मिसिंग हो जाता है, अल्लाह ना करे कि मिसिंग हो जाता है, तो वो पीछे कोई बंदा खड़ा है या कोई काम कर रहा है तो उनको लग भी सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो इसी वजह से जब हम ग्राउंड में खड़े होते हैं तो हम चारों तरफ देख के हमें करना पड़ता है कि कोई गुजरे ना। यानी इसका मतलब है कि आपको कम से कम 70-80 मीटर तक तो आपको चाहिए, स्पेस चाहिए ना, जिसके स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर एक ग्राउंड होना चाहिए। तो अभी आप ये प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? ये अभी जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर करते हैं। हमें प्रॉपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जगह दिया हुआ है, साइकिलिंग ग्राउंड है, उसमें मुख्तलिफ गेम्स होते हैं। वहाँ पे फुटबॉल भी होता है, वहाँ पे साइकिल भी चलता है और आर्चरी भी होता है। तो हमें दिया हुआ है कि उस टाइम पे हमने ट्रेनिंग करके हम निकल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितनी टाइम जल्दी आ जाए, हम टाइम से जल्दी आके ट्रेनिंग करें और अपनी तैयारी करें, तैयारी करके हम चले जाते हैं। चलें जी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे जो ज़िम्मेदारान, वो ज़रूर इस पर गौर भी करेंगे कि हमारे लिए आर्चरी का जो है ना वो एक बाकायदा होना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई नौजवान आर्चरी सीखना चाहे तो शुरू कहाँ से करे? शुरू मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में एकेडमीज़ बने हुए हैं, मसलन क्लब्स बने हुए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर भी क्लब्स हैं, डिवीज़न के अंदर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको समझ लें कि आपका क्लब से स्टार्ट कर सकता है, क्लब ज्वाइन करता है, वहाँ पे फिर ग्रास रूट पे वो ट्रेनिंग करता है। बेसिक ट्रेनिंग होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि थेरेपी होता है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करने की चीज़ें होती हैं। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लग जाता है वो आर्चर बनने में, महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। जो बच्चा दिमाग से तेज़ होता है वो एकदम पिक करता है, और वो 2 महीने भी, 3 महीने में भी आर्चरी सीख सकता है। उसके लिए क्लब्स बने हुए प्रॉपर। अगर बेसिक कोई सीखना चाहता है तो अभी जिस तरह लाहौर में हमारा क्लब है, पाकिस्तान आर्चरी एकेडमी के नाम पे, और कराची में क्लब है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, इस्लामाबाद में क्लब है शाइन क्लब्स, उसके बाद जंग में क्लब है, जंग में क्लब्स मशहूर है पंजाब के अंदर। जंग के अंदर जो अभी तक तो जंग के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो आर्चर जंग के हैं। अच्छा।
और डिसेबल जो एक लड़का था जिसने एशियन गेम्स में 6 कि 7 पे उसकी पोजीशन था पहली दफ़ा। ब्लाइंड आर्चरी भी है हमारे पास। अच्छा। जो ब्लाइंड आर्चरी में हमारे पास जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे खेल के आए हैं। बड़ा मतलब तो जिनके जिनकी आंखें जो माजूर है बेचारा। अच्छा, ये कैसी एक्यूरेसी होती है कि उनको अंदाज़ा नहीं, यानी आंखें बंद हैं लेकिन ये कि वो निशाना ठीक लगाते हैं? उसके प्रॉपर एक स्टैंड होता है कि आपके बाजू कहाँ पे स्टेक करना है, किस तरह खींचना है, उस बच्चे को गाइड होता है प्रॉपर। जब वो खींचता है उसको गाइड करते हैं कि एरो का जाने का, उसको बताते हैं कि एरो अप गया है डाउन किया है, तो वो उसके मुताबिक फिर एडजस्ट करते हैं। वो उसको गाइड करते हैं, वो सिर्फ सुनता है, बो को खींचता है, होल्ड करता है और रिलीज़ करता है। और हमारे पाकिस्तान का वर्ल्ड लेवल पे खेला है, पहला पोजीशन भी और दूसरा पोजीशन भी हमारे पास है माशाल्लाह, ब्लाइंड में। माशाल्लाह। और इसी तरह डिसेबल में कासिम है जंग का, बहुत अच्छा प्लेयर है। आर्मी में सजाद था, आमिर यासीन था, जिनके वॉर वांडेड में जिसके पाँव कटे हुए थे, जिस तरह आमिर यासीन के ऑपरेशन के दौरान पाँव कट गया था, तो उनको फिर आर्चरी के अंदर लेके आए थे। वो भी एशियन लेवल पे वो खेल के आए हैं, अच्छे प्लेयर हैं। इसी तरह फिर ग्रास लेवल पे आपने बता रहे थे कि ग्रास लेवल पे कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह स्टार्ट करना है। लोग ब्लाइंड होके, लोग टांगे काट के इस मुल्क के लिए वो सीख सकते हैं, क्या आम बच्चा नहीं सीख सकता है? असल में बात फिर वही आपके जज्बे की, आपके शौक़ की, कि आप शौक़ की कि आप किस तरह सीखते हैं। इजलाल साहब, आप ये फरमाइए कि आपने किस लेवल पे खेला हुआ है और विन किया हुआ है? मैं नेशनल लेवल पे खेला था, और मुझे असल में जब स्टार्ट किया था, हमारे पास ना कोई कोच था, ना प्रॉपर कोई गाइड करने वाला था, कोई हमें गाइड नहीं करता था। हम बस लगे रहते थे, हम धूप हो बारिश हो उस चीज़ के अंदर लगे रहते थे कि टारगेट लगा हुआ यार, जाके तीर खींचें। और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे। पुराने ज़माने के जो तीर होते हैं, जो वो एल्युमिनियम के तीर होते थे, आजकल तो लेटेस्ट वाले तीर आते हैं कंपटीशन के लिए। हमें तो जो मिले थे वो उसका एल्युमिनियम के एरोज थे, हम खुद सीधा करते थे, हाथ से सीधा करते थे। वो जो एरो एक साइड भी जाता था, दूसरी साइड भी जाता था, जब खींचते थे वो हवा के ज़रिए लेफ़्ट एंड राइट हो जाता था। उसको सीधा करके फिर भी हम कोशिश करते कि यार हमने आगे जाना है, माशाल्लाह, मेहनत करना है हमने। तो उसके बाद फिर नेशनल खेला, नेशनल में विन किया। उसके बाद फिर मुझे टीम की तरफ लेके गए, कोचिंग की तरफ लेके गए। कोचिंग जब मैं फर्स्ट इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम को मैंने तैयार किया था, हमारे पास जो चीज़ थे उस चीज़ से हमने तैयारी करके हम साउथ एशियन गेम्स पे गए थे। जब हम इंटरनेशनल इवेंट पे जब गए, हमें समझ आ गया कि यार आर्चरी खेलना किस तरह है, ट्रेनिंग हमने किस तरह करना है, हमें सामान क्या क्या चाहिए, एरो क्या क्या चाहिए, पौंडेज कौन सी होनी चाहिए। हमारे पास गर्ल्स भी है, गर्ल्स भी खेलती है इंटरनेशनल, नेशनल खेलती हैं, उनके लिए क्या चाहिए। तो जब हमने इंटरनेशनल कोचेस के पास जाके देखा, बात उनसे डिस्कस की, बात किया, फिर हमें मालूमात मिल गया। फिर हम जब आ गए, हमने मेहनत शुरू की उस चीज़ के ऊपर। तो फिर आपके स्टूडेंट्स जो है वो खेले? जी, अभी इंटरनेशनल खेलते हैं और नेशनल खेलते हैं। मैंने ख़ुद तो वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से कोचिंग कोर्स करके आया हूँ अपने बिहाफ पे। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट तो नहीं किया, अपने बिहाफ पे। जो मेरे पास जब मैं रिटायर हो गया था, तो जो आर्मी के पैसे मेरे पास कुछ थे, मैंने कहा मुझे शौक़ था, इस चीज़ का शौक़ था कि मैंने आर्चरी सीखना है, आगे जाना है और सिखाना है लोगों को। तो मैंने अपने पैसे लगा के गया और सीख के आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं मेरे शागिर्द हैं, जो जितने भी हैं वो मेरे
शागिर्द बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल खेलने के लिए जाते हैं और भी मेहनत तो अभी किस लेवल तक आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो जा चुके हैं और विन कर चुके हैं? साउथ एशियन गेम्स पे क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, वसाइल भी नहीं है, आपको प्रॉपर चीज़ टाइम पे नहीं मिलता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जब तक आपके पास ग्राउंड प्रॉपर हो, वो बच्चा मेहनत करे उस ग्राउंड में, फिर वहाँ से आगे जाता है। दूसरी बात कि एकेडमीज़ कम है। मैं जब साउथ एशियन गेम्स पे गया था, तो जब मैं इंडिया गया था, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि यार हमारे मुल्क में बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, ग्रास से नीचे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में और डिवीज़न लेवल पे और सूबाई लेवल पे, फिर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं और प्रॉपर ग्राउंड्स बने हुए हैं उनके पास प्रॉपर। वो जब उन्होंने स्टार्ट किया 90s में उन्होंने स्टार्ट किया था, आज वो टॉप 10 में खेलते हैं वर्ल्ड में, बहुत आगे हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं अपना मुल्क के नाम रोशन करने के लिए, अपने झंडे को बुलंद रखने के लिए इंशाल्लाह। तो कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला जी आपके क्वेश्चन कबूल फरमाए और आपको मज़ीद हिम्मत भी अता करे। ये जो आपके बैजेस लगे हुए हैं आपके इसके ऊपर, ये इसकी तरह थोड़ी बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप इवेंट पे जाते हैं, हर कंट्री के प्लेयर्स आते हैं, हम फ्लैग चेंज करते हैं। जिस कंट्री में आप खेलने के लिए, साउथ एशियन गेम्स हो, गेम्स कोई भी गेम्स पे आप जाते हैं, तो गिफ्ट के तौर पे आपको वो फ्लैग देते हैं। वो बैजेस आप फ्लैग लगाते हैं आपने, कि आप हर प्लेयर से मिलके इस इवेंट में आप जाके आए, तो वो गिफ्ट याद के तौर पे वो लगा देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ की याद है आपके इस की? ये साउथ एशियन गेम्स की है, साउथ एशियन गेम्स। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स के लिए गया था। उस वक्त भी हर कंट्री के कोचेस आए हुए थे, तो वहाँ पे भी हम पास करते हैं कि एक दूसरे के। कोई इंटरेस्टिंग वाक़या जब आप गए हैं बाहर खेलने के लिए या ट्रेनिंग के लिए? इंटरेस्टिंग तो बहुत से हैं। तो बाहर जब मैं खेलने के लिए गया था, मैं सबसे पहले जो चीज़ थी कि मुझे, जब मैं किसी और मुल्क में जा रहा था, तो यार मैं सोचता था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ। तो मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया। तो पहली दफ़ा कब गए थे आप बाहर? 2016 में हम खेलने के लिए गए थे। कहाँ पे? इंडिया गए थे। अच्छा। इंडिया, वहाँ पे हम गए थे। तो कुछ चीज़ें थी कि हम बहुत से सफ़र की परेशानियाँ, और उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़ थी इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर सामान हमारे पास नहीं था। जो चीज़ हमने खेलना था उस हिसाब से हमारे पास नहीं था। इसी वजह से कि बहुत सी परेशानियाँ थी। और जब हम खेलने के लिए गए, लोगों को देख के इंटरेस्ट हो गए, और इंटरेस्ट हो गया हमें। मुख्तलिफ कोचेस को हमने देखा, जिस तरह अभी कोरियन कोच है। हर कंट्री ने अभी कोशिश करते हैं कि कोरियन कोच, क्योंकि कोरिया का दुनिया में मशहूर है। कोरिया वाले जो कोचेस हैं वो अपनी टीम को बहुत मेहनत करवाते हैं। और वहाँ से, जिस तरह इंडिया की टीम भी स्टार्टिंग में उन्होंने कोरियन कोच रखा था, उन्होंने उससे बेसिक सीखा, एडवांस सीखा, उसके बाद वो चला गया। अभी वो खुद टीम को तैयार करते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी हो तो हम कहाँ से कहाँ जाएं, हम भी मेहनत करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो आपने जिक्र किया पहले कि वो जो आपके पास लोग आते हैं जो वॉर के अंदर जो है उनका कोई ना कोई ऐसा डिसेबल हो जाते हैं, कोई उस जो है वो रहता, उनको आप ट्रेनिंग करवाते थे या उनको आप आर्चरी में लेके आते थे? अच्छा, उसमें आपने कैसा उनको पाया और किस तरह से वो लोग जो है ना वो इस खेल को सीखते थे? जो वॉर वांडेड जो बच्चे थे हमारे पास, कुछ एथलेटिक में थे, कुछ आर्चरी में मेरे पास थे, तो बहुत शौक से खेलते थे।
वो उसी जज्बे से खेलते थे जो अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क के लिए आपने नजराने पेश किए हैं। जिसने बाजू काटा है, जिसने पाँव काटा है, जो ज़ख्मी है, वो भी इतनी जोश होती, उनको देख के ना मुझे और जोश पैदा होता था कि यार ये अपने ये चीज़ें नजराना किया है फिर भी ये जोश में खेलते हैं। और वो टारगेट 70 मीटर पे खुद चल के जाते थे। 70 मीटर कोई नज़दीक नहीं होता है। उसी बैसाखी लेके वो भागते हुए जाते थे। मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर हो जाता था। बस मुझे शौक़ पैदा हुआ है, उनसे देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खेल को प्रमोट करने के हवाले से, चूँकि आप सारे बड़े सफ़र में से गुजरे हैं और जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सी मुश्किलात थी, तो पाकिस्तान में इस खेल को बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास? पाकिस्तान मुख्तलिफ, अभी देखें क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, इसी तरह नहीं देखा जाता है आर्चरी को। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है तो आर्चरी भी बहुत आगे जा सकता है। मेहनत कर सकते हैं बच्चे, आगे आ सकते हैं। और मुख्तलिफ इवेंट्स होना चाहिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट करवाए। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, डिवीज़न लेवल पे होना चाहिए, और सूबाई लेवल पे जब हो जाता है और डिपार्टमेंट लेवल पे भी होना चाहिए। इस तरह के कंपटीशन जब होंगे फिर बच्चे भी निकलेंगे और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, वो बच्चे भी आगे तक जाएंगे। सही। और इसके अलावा जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ग्राउंड्स के लिए हों, प्रॉपर ग्राउंड्स हों, वसाइल दारी बता इसके लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ी महंगी बोज़ हैं और एरोज़ हैं, और अगर ये स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना प्रोवाइड किए जाएँ अपने प्लेयर्स को, तो ऑफ कोर्स उससे जो है ना वो एक जाहिर बात है। ये आप जैसे बता रहे थे कि 30,000 रुपये से लेके तो 1.5 लाख रुपए तक की एक वो है, या उसके एरोज जो है इतने महंगे हैं, तो आम आदमी तो यहाँ बच्चा तो नहीं सोच सकता उसके बारे में खरीद ले। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा के, जो कुछ बच्चे बहुत शौकीन होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए सब कुछ करने चाहते हैं। वो बेशक आम आदमी जो होता है ना बहुत मेहनती होता है, उसके लिए वसाइल की वजह से बहुत पीछे रहता है। वो कोशिश करता है कि यार मैं किसी तरीके से मैं अपनी चीज़ों को पूरा करूं, लेकिन मेहनत भी बहुत करता है। और हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बहुत ही टैलेंट है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है। इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देता नहीं है। वो फोकस जो है ना उसका आर्चरी वाला वो इधर भी होना चाहिए कि हाँ, ये आर्चरी को प्रमोट करने के लिए फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रॉपर फोकस रखेंगे, वो बच्चे भी आगे जाएंगे। बच्चे मुल्क मुस्तकबिल है, मुल्क को आगे तक लेके जाएंगे। और अच्छा, पाकिस्तान का आपकी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या जो आप समझते हो शेयर करना इस सफ़र के दौरान, जब कभी आपने ये सफ़र शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे? मेरे साथ तो वाक़यात तो बहुत हुए अभी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। दिलचस्प वाक़यात तो आर्मी के अंदर भी बहुत सी परेशानियां होती थी। घर बहुत याद आता था। अच्छा। ट्रेनिंग भी, साथ कंपटीशन भी खेलना है, और मुल्क की दिफा भी करना है, मुल्क के लिए काम भी करना है, मसलन गेम खेलना है। तो घर वालों ने कभी कहा कि ये आप क्या खेलों में पड़ गए हो, आपको मैं किस काम पे जाता और आप जो है वहाँ क्या कर रहे हैं? घर वालों ने शुरू में बताते थे यार कौन क्या ये गेम क्या खेलते हो, ये क्या गेम है, आप फजूल में ये लगे हो। मैं कहता था कि ये नहीं, स्पोर्ट्स फजूल नहीं है, स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, बहुत सी चीज़ों से आप बच जाते हैं, आप गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हैं। तो घर वाले बहुत मना करते थे कि यार छोड़ दें। मैं कहता था नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये सिर्फ शौक़ की हद तक इसको इख्तियार किया जा सकता है कि उसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है? देखें, गेम जो है ना शौक़ नहीं होता है, प्रोफेशनल होता है। अगर आप प्रोफेशनल खेलते हैं
तो फिर आपने आगाज़ किया है तो फिर आप प्रोफेशनली रखना चाहिए, उसको आखिरी दम तक लेके जाना चाहिए। आर्चरी जो है ना को जब आप स्टार्ट करते हो तो लास्ट इवेंट तक जाना चाहिए, ये नहीं कि शौक़ है बस शौक़ के बुनियाद पे, शौक़ से तो वो नहीं सीख सकता है, ना वो कोई काम कर सकता है। आर्चरी वो सिखाता है आपकी फोकसिंग, वही मैंने आपको बताया, आपको जो किसी चीज़ में आप रुकावट होता है या आप नहीं कर सकते हैं, आपको सोच बढ़ा देता है, आपको उस जगह तक पहुंचा देता है। आपकी जो टारगेट के ऊपर हम एरो मारते हैं, सोच के मारते हैं, हिट करते हैं, मैंने ग्रुप किस तरह करना है, क्लोज किस तरह करना है, तो ये चीज़ें सिखाता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट और मीडिया, गवर्नमेंट अगर चाहे तो हेल्प कर सकता है, ग्राउंड भी दे सकता है गवर्नमेंट के ऊपर। जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर बहुत से गेम्स हैं, फंड की कमी की वजह से बहुत से स्पोर्ट्स नहीं मिल सकता है। ये नहीं कि हमें ग्राउंड नहीं मिलता है, ग्राउंड भी मिला हुआ है, चीज़ें बहुत मुश्किल है चीज़ें। दूसरा मीडिया कवरेज, जहाँ पे भी इवेंट होता है, जितना आप, मैं जिस तरह अभी आज मैं आपके पास आया हूँ, आप एक प्लेयर को भी लेके आएंगे, उसको एक बूस्ट मिलता है, उसको आगे जाने का एक सोच मिलता है। मीडिया की सादत से मीडिया लेके जाता है उसको। ये पैगाम भी तो लेके आया ना आपको दिखाने के लिए। हाँ जी, आप तो इसीलिए तो आपको लेकर आए हैं कि लोगों को बताएं कि ये कितना अहम खेल है और हमें इसकी तरफ आना चाहिए, उसको आगे जो है ना इसको लेके चलना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के साथ से हमारी गवर्नमेंट भी इसकी तरफ जो है ना वो इंशाल्लाह तवज्जो करेगी। आप यहाँ पैगाम टीवी में तशरीफ़ लाए हैं, हम चाहते कुछ थोड़ा आप कैसा फील कर रहे हैं? जब नाम सुना ना, मुझे एक बहुत से पहले मुझे मीडिया वाले बुलाते थे, कहते थे इंटरव्यू दे दो, तो मेरा दिल नहीं करता था। जब पैगाम टीवी का नाम सुना ना, मुझे अजीब सा एक फ़ील हो गया कि यार एकदम मैंने कहा यस मैं ठीक है, मैं आता हूँ। तो जब मैं इधर आ गया, आप लोगों को देखा, मुझे और एक इंटरेस्ट किया इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, आप और इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो मुझे और खुशी हो गई इस चीज़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ लाए, आपने कर दिया। नाज़रीन, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे आज जलालुद्दीन साहब। आप आर्चरी कोच हैं और माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला है। आज हम इनसे बात की तीरंदाजी के हवाले से, आर्चरी के हवाले से। यकीनन ये हमारा वो गुमशुदा खेल है इस्लाम का, मुसलमानों का, कि जो हम कभी जंगों में इसको इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खेल बना, लेकिन खेल में भी वो हमारी तवज्जो हासिल ना कर सका। तो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हमने आपके सामने ये बात रखी कि आर्चरी एक हमारा बड़ा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर बड़ा एक अहम खेल है और हमें अपने बच्चों को ये खेल सिखाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं जिसके अंदर इस बात की तरगीब दी गई है कि हमें अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखानी चाहिए। मेरे सामने एक हदीस मुबारक मौजूद है कि सलमान बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीस आती है कि आप सल्लम एक ऐसी जमात के पास से गुजरे जो तीरंदाजी कर रहे थे और आपस में मुकाबला कर रहे थे और सीख रहे थे। तो आपने उनसे फरमाया कि तुम तीरंदाजी करो, क्योंकि तुम्हारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम भी जो तीरंदाजी किया करते थे। तो ये हमारा खेल है, ये मुसलमानों का खेल है। इसके अंदर हमें बहुत सारी फ़िज़िकल फ़िटनेस, हमारी मेंटल फ़िटनेस और हमारा जो फोकस और हमारा जो एक आप कह लीजिए कि यकसुई इससे हासिल होती है। और ख़ास तौर पर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत है। आप सल्लम जो है ना वो तीरंदाजी की तरगीब दिया करते थे, इस दुआ के साथ कि हमारी उम्मत मुसलमान जो हैं मजबूत हों, ताकतवर हों, और जितनी भी ऐसी खेलें हैं जो कि हमारे बच्चों को मजबूत और ताकतवर बनाएं, हम अपने बच्चों को सिखाएं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।